गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम जो है 10th क्लास का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेडरिक सोरियो नाम के फ्रांसीसी कलाकार जो होते हैं वो यूटोपिया प्रस्तुत करते हैं। यूटोपिया क्या होता है? यूटोपिया जो है एक ऐसा कल्पना आदर्श होता है जिसका साकार होना लगभग असंभव होता है। तो इसी समय जो अर्नेस्ट रेनन होते हैं वो एक थ्योरी लेकर के आते हैं कि राष्ट्र क्या होता है। राष्ट्र जो है लंबे प्रयास, त्याग और निष्ठा से बना हुआ होता है, और जब राष्ट्र होगा तो राष्ट्रवाद भी जो है इसी के साथ जो है जुड़ा हुआ होता है। राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्रवाद जो है किसी भी राष्ट्र के नागरिकों में जो देश प्रेम की भावना होती है, देशभक्ति की भावना होती है, बलिदान और त्याग की जो भावना होती है, वही राष्ट्रवाद होती है। तो 19वीं सदी में जो है राष्ट्रवाद उभरता है। फ्रांस की क्रांति और राष्ट्र का विचार, तो 1789 में जो है फ्रांस की क्रांति हो जाती है, उसी के साथ जो है राष्ट्र का विचार भी जो है निकल करके आता है। तो क्या क्या बदलाव होते हैं? क्रांति के साथ जो है राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ, और क्रांति से पूर्व जो है फ्रांस में कौन सा शासन था? निरंकुश शासन था। लेकिन जब 1789 में क्रांति हो जाती है तो इसी के साथ जो है राष्ट्रवाद देश में उत्पन्न हो जाता है। क्रांति के बाद जो है नया फ्रांसीसी झंडा चुना जाता है, और स्टेट जनरल का चुनाव, जिसे पहले स्टेट जनरल कहा जाता था, उसी का नाम बदल करके जो है नेशनल असेंबली यानी कि राष्ट्रीय सभा जो है रख दिया जाता है। नई शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ, और साथ ही जो है ये सब किसके नाम पर किया गया था? राष्ट्र के नाम पर किया गया था। इसी के साथ जो है आंतरिक जो आयात निर्यात शुल्क जो थे वो भी समाप्त कर दिए गए। भार माप तोल की जो है समान प्रणाली शुरू की गई, और जब भाषा की बात आई तो संपूर्ण राष्ट्र की जो है एक भाषा फ्रेंच भाषा कर दी गई। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने जो है घोषणा की कि वह यूरोप के लोगों को जो है निरंकुश शासकों से जो है मुक्ति दिलाएगा। फ्रांस इनकी राष्ट्र निर्माण में जो है मदद करेगा। तो इससे क्या है, दूसरे देशों में भी जो है फ्रांस के प्रति जो है भावना जागृत हुई कि हो सकता है कि फ्रांस जो है हमारी हेल्प करेगा। छात्र व शिक्षित वर्ग द्वारा भी जो है जैकोबिन क्लबों की स्थापना की गई, और इसी के साथ जो फ्रेंच सेनाएं थी उनको भी जो है वहां जाने का रास्ता मिल गया। हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, इटली के इलाकों में भी जो है फ्रेंच सेनाएं घुस गई। कहने का मतलब ये है कि पहले तो जो है नेपोलियन, जो फ्रांसिस के जो राजा होते हैं, पहले तो जो है वो एक तरीके से अपनी जो छवि होती है उसको इतना अच्छा बना लेते हैं कि ताकि जो बाकी के जो देश हैं, बाहरी जो देश से वो जो है अट्रैक्ट हो उसकी तरफ। तो उसकी पॉलिसी को देख के जो है बहुत ज़्यादा खुश हों, देख के उन्हें लगे कि हाँ भाई, जब ये जो व्यक्ति हैं ये अपने देश के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, अगर इन्होंने ये हमारे देश में एंटर कर जाएंगे तो ये हमारे लिए कितना कुछ कर सकते हैं। तो इसी के साथ जो है लोगों में ये आस जगी कि फ्रांस जो है उनके भी लिए जो है उनकी मदद करेगा, उनको भी आज़ादी दिलाएगा। इसी के साथ जो है नेपोलियन का आगमन होता है। देखो 1789 में जब फ्रांसीसी क्रांति हो जाती है तो लुई सोल्वे को सत्ता से हटा दिया जाता है। उसके बाद जो है रॉबेस्पियर आता है, जैकोबिन क्लब की स्थापनाएं होती हैं, लेकिन बाद में रॉबेस्पियर को भी हटा दिया जाता है। रॉबेस्पियर के बाद जो है नेपोलियन आता है। नेपोलियन 1804 में आता है, लोगों को जो बहुत ही प्रभावित करता है, कुछ सुधारों को लागू करता है सबसे पहले वो। तो 1804 में जो है नागरिक संहिता लेकर के आता है, जिसको जो है नेपोलियन की संहिता भी कहा जाता था। तो इसने क्या किया? सबसे पहले तो इसने प्रजातंत्र की समाप्ति कर दी और राजतंत्र की बहाली शुरू कर दी। जन्म पर आधारित जितने भी विशेषाधिकार, स्पेशल राइट थे, इनको भी समाप्त कर दिया। इसी के साथ कानून के समक्ष संपत्ति और बराबरी यानी समानता का जो अधिकार था उसे भी सुरक्षित कर दिया। इस संहिता को जो है उन सभी क्षेत्रों में लागू किया गया जो फ्रांस के कंट्रोल में थे। जो फ्रांस के जो है कॉलोनीज थी उन सब में जो है इस संहिता को लागू कर दिया। स्विट्जरलैंड, डच गणतंत्र, इटली, जर्मनी में भी जो है नेपोलियन ने कुछ जो है प्रशासनिक सुधार किए। और ये सुधार क्या क्या थे? सबसे पहले तो किसानों को जो है भूदास्ता, जो कि लैंड से जो है किसानों को जो टाइट कर रखा था, बांध रखा था, उससे मुक्ति दिलाई, और जागीरदारों को जो है शुल्कों से मुक्ति दिलाई। संचार यातायात में भी सुधार किए, सामंती व्यवस्था की भी समाप्ति की। शुरुआती दौर में क्या था? शुरुआती दौर में हॉलैंड, वार्सा, मिलान, मेंज, ब्रसेल्स को भी जो है फ्रांसीसी शासक अच्छे लगे, परंतु शीघ्र ही क्या था, अच्छाई किस में बदल गई? दुश्मनी में बदल जाती है। दुश्मनी में कब बदल जाती है? जब फ्रेंच सेनाएं जो है तो वहाँ के लोगों की जबरन जो है सेना में भर्ती शुरू कर देती हैं, और प्रेस पर क्या है, सेंसरशिप लगा दी जाती है। कोई भी समाचार पत्र वगैरह नहीं निकल सकता था, उन पर क्या लगा दी गई थी? सेंसरशिप लगा दी गई थी, यानी कि प्रतिबंध लगा दिया गया था। करों में जो है भारी वृद्धि कर दी गई थी। टैक्स जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए थे। ठीक है, इसी के साथ जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण होता है।
18वीं सदी के दौरान राष्ट्र राज्य जो है अस्तित्व में नहीं थे। कैसे थे वो? बिखरे हुए थे। छोटे छोटे राज्य जो है हर जगह व्याप्त थे। ठीक है, तो 18वीं सदी में जो राष्ट्र जैसी कोई भावनाएं नहीं थी, छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। मध्य व पूर्वी यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे। तो जो यूरोप था, यूरोप का जो मध्य हिस्सा था और पूर्वी हिस्सा था वो कैसा था? निरंकुश राजतंत्रों के कंट्रोल में था। भिन्न भिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग रहा करते थे और विभिन्न जातीय समूहों के सदस्य रहते थे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो राज्य होते थे उन राज्यों में अलग अलग लैंग्वेज को बोलने वाले लोग रहा करते थे। ऐसा नहीं था कि एक राज्य हो गया, जैसे कोई भी इटली हो गया तो इटली में जो सिर्फ इतालवी भाषा बोलने वाले होंगे, या फिर जर्मनी में जैसे सिर्फ जर्मन बोलने वाले ही होंगे। नहीं, हर लैंग्वेजेस को बोलने वाले हर कम्युनिटी के लोग जो है वहाँ पर रहा करते थे ये। ठीक है, इसी के साथ जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी का हम एग्जाम्पल लेते हैं। ऑस्ट्रिया हंगरी पे जो है हैब्सबर्ग साम्राज्य का शासन था। हैब्सबर्ग साम्राज्य में ये सभी हैब्सबर्ग में जो है ये सभी शामिल थे, जैसे कि एल्प्स का ट्रॉल, सुडेंटलैंड, ऑस्ट्रिया, बोहेमिया, ये सब शामिल थे। जर्मन भाषी लोग इनमें जो है सबसे ज़्यादा थे। इसी के साथ जो है अगर हम वर्ग की बात करें, यूरोप की सोसाइटी की बात करें, तो यूरोप में जो है मेनली कुलीन वर्ग और एक मध्य वर्ग था। ठीक है, अधिकतर कृषक थे, कुलीन वर्ग संख्या में कम थे। इनकी जागीरों पर जो है भूदास खेती करते थे। अब हम जो है उदारवाद के बारे में जानते हैं। सबसे पहले कि उदारवाद क्या है। तो उदारवाद शब्द जो है इंग्लिश में इसे लिबरलिज्म बोलते हैं, और लिबरलिज्म जो शब्द है वो लैटिन भाषा में लिबर शब्द से निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है? आज़ाद। ठीक है, अब जो उदारवादी वर्ग क्या होता है? तो उदारवादी वर्ग जो है एक ऐसी सरकार पर बल देता था जो आपसी सहमति से बनी हो। यह जो है ऐसी सरकार पर बल देता था जो आपसी सहमति से बनी हो। उदारवाद जो है निरंकुश शासकों के विशेषाधिकारों की समाप्ति चाहते थे। ठीक है, तो उदारवादी जो वर्ग था वो ऐसी सरकार चाहता था जो सभी लोगों की रजामंदी से, साथ ही जो इलेक्टेड सरकार हो, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार हो, ऐसी सरकार के जो है जो उदारवादी वर्ग था वो चाहते थे कि संसदीय प्रतिनिधि सरकार जो है उनके पक्ष भी जो है संसदीय प्रतिनिधि सरकार के पक्ष में थे। चाहते थे कि जो सरकार हो वो कैसी हो, संसद के अकॉर्डिंग रूल करे और लोग जो है उस लोगों के पसंद से जो है जो प्रतिनिधि वो चुन करके आए। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद। ठीक है, आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद क्या था? इसमें आर्थिक क्षेत्र के उदारवाद के संदर्भ में जो है बाजारों की मुक्ति तथा चीज़ों और पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को समाप्त करने के पक्ष में था। तो आर्थिक क्षेत्र में जो उदारवादी वर्ग था वो चाहता था कि एक तो सबसे पहले जो बाजार हैं, मार्केट जो है उनको जो है एक किया जाए, और साथ ही जो है जो चीज़ों और पूंजी का जो आवागमन होता था एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाती थी, उस पर जो टैक्स लगते थे उनको क्या है समाप्त किया जाना था। इससे क्या है चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती थी, और साथ ही जो है व्यापार जो है अपने जो जिस तरीके का व्यापार होना चाहिए उस टाइम में जो समृद्ध व्यापार होता है वो नहीं हो पा रहा था। इसी के साथ जो है जर्मन भाषी इलाकों की स्थिति क्या थी? तो सबसे पहले जो जर्मन भाषी इलाके थे इन्होंने सुधार के लिए क्या किया? इन्होंने जो है 39 राज्यों का महासंघ बनाया, और ये सब किसके कारण बनाया था? नेपोलियन के कारण बनाया। तो 39 राज्यों को मिला करके जो है एक बड़ा सा संगठन बना लिया। ये सब जो है उन्होंने नेपोलियन को देखते हुए बनाया था, क्योंकि नेपोलियन जो है धीरे धीरे करके जो है बहुत सारे राज्यों को अपने क्षेत्र में यानी कि फ्रांस में जो है मिला रहा था। तो इन 39 राज्यों ने जब महासंघ बना लिया तो इन्होंने क्या क्या काम करना शुरू किया? इन्होंने जो है अपनी मुद्रा मापतोल की प्रणाली शुरू कर दी। हैम्बर्ग एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, इस एग्जाम्पल के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है जो उस टाइम शुल्क अवरोधों को समाप्त करना क्यों जरूरी था। तो हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग जाकर माल निर्यात करने के लिए व्यापारी को जो है 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था, और प्रत्येक क्षेत्र की जो मापतोल और हर बार जो है 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। तो प्रत्येक क्षेत्र की जो मापतोल व्यवस्था थी वो कैसी थी? अलग अलग थी। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं जब 11 नाकों से गुजरना पड़ेगा और हर जगह 5% देना पड़ेगा तो 55% तो ये ऐसे ही हो जाएगा। तो व्यापारी को क्या मुनाफा होगा? उसे तो नुकसान ही होगा ना। एक शब्द है एले, तो एले कई बार क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि एले क्या है, एले क्या था? तो एले जो है कपड़े को नापने का जो है एक पैमाना था। नया वाणिज्यिक वर्ग जो है एकीकृत राज्यों की मांग कर रहा था, जहां वस्तु, पूंजी और लोगों का जो है आवागमन बाधा रहित हो, क्योंकि वाणिज्यिक वर्ग जो मर्केंटाइल जो कम्युनिटीज थी, मर्केंटाइल जो क्लास था
उन्हें जो है बहुत नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। अभी मैंने ऊपर जो है बताया था कि किस तरीके से 55% तो जो है उन्हें टैक्स में ही देना पड़ता था, शुल्क में ही देना पड़ता था, तो उन्हें कुछ भी मुनाफा नहीं हो पाता। लेकिन अगर राज्य एकत्रित हो जाएंगे, अगर राज्य जो है एकत्रित हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, उसे बेनिफिट इन व्यापारियों को मिल जाता। ठीक है, सामान की जो कीमत थी वो भी सस्ती हो जाती। तो इसलिए व्यापारी वर्ग चाहता था कि ये जो शुल्क वगैरह लग रहे थे, जो एकीकृत राज्य हैं वो जो है व्यवस्था जो है सामने आए, यानी कि जो बिखरे बिखरे राज्य थे वो सब एकजुट हो जाएं और एक राष्ट्र बन जाए। इसी के साथ जो है जोलवेराइन होता है। जोलवेराइन क्या था, तो जोलवेराइन जो है 1834 में प्रसा की पहल पर स्थापित किया गया एक शुल्क संघ था। तो प्रसा जो है राज्य है, 1834 में जो है प्रसा की पहल पर स्थापित किया गया एक शुल्क संघ था। इसने क्या किया था, इसने जो है शुल्क अवरोध समाप्त कर दिए थे। मुद्रा की संख्या जो दो कर दी, जो पहले कितनी थी 30। देखो अलग अलग राज्य हैं तो हर किसी की अपनी अपनी करेंसी होगी। ठीक है, तो पहले 30 प्रकार की करेंसी थी और तो अब वो 30 प्रकार की करेंसी खत्म करके वो कितनी कर दी थी, अब 2 कर दी थी। तो ये था इसका मतलब। और साथ ही जो राष्ट्रवाद था उसको आर्थिक राष्ट्रवाद से जोड़ दिया गया। इसी के साथ जो है 1815 में एक नया रूढ़िवाद एंटर करता है। रूढ़िवाद क्या होता है, रूढ़िवाद जो है जो पिछड़ी पुरानी सोच की जो विचारधारा होती है वो रूढ़िवाद होता है। और साथ ही ये जो विकास करने में इनका मानना है कि विकास जो है क्रमिक रूप से होना चाहिए, धीरे धीरे स्लो प्रोसेस में विकास होना चाहिए, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। तो ये होता है रूढ़िवाद। तो 1815 में सबसे बड़ी बात जो होती है नेपोलियन की हार होती है। यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थीं। पुरानी सोच बाद में नेपोलियन के सुधारों से ये प्रभावित हुए। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ ये यूरोपीय सरकारें रूढ़िवादी थीं, वहीं बाद में जब नेपोलियन सुधार करता है तो उसके सुधारों से कहीं ना कहीं जो है ये प्रभावित होती हैं। तो 1815 में जो है क्या क्या घटनाएं होती हैं। सबसे पहले 1815 में जो है नेपोलियन की हार होती है वाटरलू के युद्ध में। ठीक है, और इन नेपोलियन को हराने में किन शक्तियों का योगदान रहता है, ये रूस, ब्रिटेन, प्रशा और ऑस्ट्रिया ने जो है मिलकर के 1815 में वाटरलू के युद्ध में जो है नेपोलियन को हराया था। यही देश के प्रतिनिधि जो हैं समझौता करने के लिए वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, वहां पर मिलते हैं। ठीक है, ये जितने भी प्रतिनिधि होते हैं इसको हराने के बाद कहाँ मिलते हैं, वियना के अंदर मिलते हैं, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी होती है। और ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन होता है, ड्यूक मैटरनिक। जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री होता है वैसे ही चांसलर जो है प्रधानमंत्री जैसी ही पोस्ट होती है। ठीक है, जैसे जर्मनी में भी चांसलर होता है ऐसे ऑस्ट्रिया में भी चांसलर है। तो वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी थी। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने जो है इसकी वियना शांति सम्मेलन की जो है मेजबानी की थी। और कब की थी, 1815 में। अब 1815 में जो है वियना की संधि तैयार होती है। इसमें जो है क्या क्या रखा जाता है, सबसे पहले तो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए सुधारों को समाप्त करना इसका उद्देश्य था। तो देखो, एक तो ये रूढ़िवादी सरकारें थी। ठीक है, ये जो देश थे इनके अंदर जो है रूढ़िवादी सरकारें थी, तो बिल्कुल जो है नेपोलियन के सुधारों के बिल्कुल खिलाफ थी। वे नहीं चाहती थी कि नेपोलियन के सुधारों को वो अपने जीते हुए प्रदेशों में जो है लागू करें। ठीक है, तो सबसे पहले इनका यही मेन इंटेंशन बन गया कि सबसे पहले तो हम नेपोलियन के सुधारों को ही खत्म करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ इन्होंने क्या डिसीजन लिया, इन्होंने जो है बोरो वंश को दोबारा सत्ता में लाया और फ्रांस की सीमाओं को विस्तार करने से रोक दिया, ताकि भविष्य में भी फ्रांस कभी ताकतवर ना बन सके। इसलिए उसको जो है उसकी सीमाओं को विस्तृत करने से रोक दिया। इन देशों ने जो है अलग अलग राज्यों का बंटवारा कर दिया। अब देखो भाई, जब इन तीनों चारों ने मिलकर युद्ध लड़ा है तो सबको तो अपना शेयर चाहिए ना। जो जीत हासिल की है तो हर किसी को अपना शेयर चाहिए। तो शेयर कैसे किया इन्होंने, ऑस्ट्रिया ने क्या किया, ऑस्ट्रिया ने जो है उत्तरी इटली का हिस्सा ले लिया, प्रसा ने जो है पश्चिमी इटली और सैक्सनी का पार्ट ले लिया, और रूस के हिस्से में आ गया पोलैंड। और इनका उद्देश्य क्या था, इनका उद्देश्य था राजतंत्र की बहाली करना, यानी कि राजा का जो शासन है उसको दोबारा से लेकर के आना, रूढ़िवादी व्यवस्था लाना। जैसा कि वो खुद ही रूढ़िवादी सरकारें थी तो इसलिए अपनी जैसी व्यवस्था लेवाना चाहेंगी, तो रूढ़िवादी व्यवस्था लाना, निरंकुश सरकारें बनाना, यही जो है इनका उद्देश्य था। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्था जो कैसी थी, निरंकुश थी, और साथ ही जो है प्रेस पर भी सेंसरशिप लगा दी गई थी। ठीक है, इसी के साथ हम बात करेंगे क्रांतिकारी। तो क्रांतिकारी भी जो है निकल करके आते हैं। एक जूसेपे मैत्सनी हुआ है जो कि जेनोवा में पैदा हुआ था और इटली का क्रांतिकारी था। वो जो है कार्बोनारी गुप्त संगठन का सदस्य था
उसने 2 भूमिगत संगठन बनाए। भूमिगत संगठन होते हैं जो भूमि के अंदर बनाए जाते हैं। एक यंग इटली बनाया और दूसरा यंग यूरोप। इसको देख करके जो है इसकी होड़ जो है फ्रांस, जर्मन, पोलैंड, स्विट्जरलैंड में भी जो है गुप्त संगठन बनने लगे। मैटरनिक ने मैसनी को जो है सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। तो ये कोटेशन है जो मैटरनिक ने बताई है। मैटरनिक ने जो है मैसनी को सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। क्रांतियों का युग 1830 से लेकर के 1848 तक राष्ट्रवाद और उदारवाद को जो है एक करके जोड़ा गया। फ्रांस में जो है 1830 में, जुलाई 1830 में एक विद्रोह होता है और ये किसके खिलाफ होता है? बुर्बो के खिलाफ होता है, यानी बुर्बो वंश के खिलाफ होता है। और ये बुर्बो वंश वही होता है जिसको 1815 में जो है बहाल किया जाता है यूरोपीय ताकतों के द्वारा। और परंतु क्या है, उदारवादी जो क्रांतिकारी थे उन्होंने इस बुर्बो वंश को जो है उखाड़ फेंका। इसकी जगह जो है संवैधानिक राजतंत्र गठित किया गया जिसका अध्यक्ष जो है लुई फिलिप था। मैटरनिक ने जो एक सर्दी जुकाम वाली टिप्पणी दी थी, यानी उन्होंने कहा था कि फ्रांस को अगर हल्की सी छींक आती है तो पूरे यूरोप को जो है सर्दी जुकाम हो जाता है। यानी उसके कहने का मतलब ये था कि अगर फ्रांस को थोड़ा सा भी इफेक्ट होता है तो उससे जो है पूरा यूरोप, पूरा महाद्वीप जो है इफेक्टेड हो जाता है। ठीक है। यूनान भी जो है इस समय ओटोमन साम्राज्य के अधीन था। और ओटोमन साम्राज्य जो बेसिकली जो है मोमडन्स के अधीन था, यानी मुसलमानों के अधीन था। मुसल साम्राज्य था, ओटोमन जो साम्राज्य था वो मुसलमानों का साम्राज्य था। ठीक है। तो यूनान जो है ओटोमन साम्राज्य के अधीन था। 1821 में जो है यूनानी स्वतंत्रता संग्राम हुआ और 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को जो है स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। ठीक है। 1821 में यूनान में स्वतंत्रता संग्राम शुरू होता है और एक अंग्रेज कवि हुए थे लॉर्ड वायरन। तो लॉर्ड वायरन जो है इस स्वतंत्रता संग्राम में जो है मदद भी करता है। हालांकि 1824 में बुखार के चलते उनका देहांत हो जाता है, परंतु फिर भी ये संग्राम जारी रहता है और 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि हो जाती है जिससे ये युद्ध को भी जो है स्वतंत्र संग्राम को जो है विराम लग जाता है और जो यूनान जो होता है वो स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हो जाता है। ठीक है। इसी के साथ एक योहान गॉटफ्रीड हुए हैं जो कि जर्मन दार्शनिक थे। ठीक है। जिन्होंने रूस के खिलाफ जो है पोलिश में जो है बगावत की थी। ठीक है। इसी के साथ 1848 की खराब स्थिति। 1848 में क्या सिचुएशन और भी खराब होने लगती है। एक तो भूख, कठिनाइयाँ, जन विद्रोह इस दौरान शुरू हो जाते हैं। जनसंख्या में वृद्धि होती है। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ जो खाने पीने के पदार्थों में कमी आनी शुरू हो जाती है। बेरोजगारी बढ़ जाती है, भुखमरी शुरू हो जाती है। और यही वो समय होता है जब लोग जो है लुई फिलिप को भगाने पर उतारू हो जाते हैं और लुई फिलिप को जो है भागने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इसी के साथ 1845 में जो है सिलेशिया बुनकरों का जो है विद्रोह शुरू हो जाता है। और विद्रोह का कारण क्या होता है? बुनकरों ने जो है उन ठेकेदारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था जो उन्हें कच्चे माल दे करके निर्मित कपड़े लेते थे, यानी कि बने हुए कपड़े लेते थे और दाम जो है बहुत कम देते थे। तो ये लोग बुनकर जो होते थे, एक तो जो है उनसे कच्चा माल लेते थे, उसके बाद जो है कपड़ा बना करके पूरी मेहनत से देते थे। उसके एवज में जो है उन्हें क्या मिलता था? कम कीमत पर जो है उन्हें कम दाम मिलते थे, कम कीमत मिलती थी उन कपड़ों की। ठीक है। इसके बाद जो है राष्ट्रीय सभा द्वारा जो एस्टेट जनरल होती है, इसका पहले नाम, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं जनरल असेंबली, यानी कि राष्ट्रीय सभा द्वारा जो है गणतंत्र की घोषणा की जाती है और जो है मताधिकार की जो है घोषणा कर दी जाती है कि जो भी व्यक्ति 21 वर्ष का होगा उसे क्या मिलेगा? वोटिंग राइट्स मिलेंगे, मत का अधिकार होगा। काम के अधिकार की भी जो है लोगों को गारंटी दी गई और कारखाने बनाए गए ताकि जो है लोगों को रोजगार दिया जा सके। ठीक है। रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना क्या होती है? तो सबसे पहले जो है हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रवादी भावना को बढ़ाने में किन चीज़ों का योगदान रहता है। तो काव्य, कला, संगीत, कहानियाँ, किस्से, ये सब जो है किसी भी राष्ट्रवाद को बढ़ाने में जो महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यानी कि केवल क्षेत्रीय विस्तार और युद्ध से ही जो है राष्ट्रवाद को बढ़ावा नहीं मिलता, बढ़ावा मिलता है इन चीज़ों से, काव्य को प्रमोट करने से, कला को, संगीत को, कहानियों और किस्सों को। इसी के बाद एक शब्द है, ठोस शब्द है, जिसका नाम है रोमानीवाद। रोमानीवाद क्या होता है? तो रोमानीवाद जो है एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था।
जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड जैसे रोमानी चिंतकों ने दावा किया कि सच्ची जर्मन संस्कृति उसके आम लोगों में नहीं थी। इन्होंने जो अपनी एक विचारधारा प्रकट की, ठीक है। तो एक जर्मन जो दार्शनिक हुए ये योहान गॉटफ्रीड, उन्होंने ये कहना था कि जर्मन संस्कृति इनके आम लोगों में नहीं था, ठीक है। तो एक तरीके से रोमानीवाद जो है क्या होता है, ये रोमानीवाद इसी भावना के साथ जुड़ा हुआ है। प्रत्येक देश, कोई भी देश लगा लीजिए आप, ठीक है, तो हर किसी देश के अंदर एक अपने राष्ट्र के प्रति भावना होती है। तो उसी राष्ट्र भावना को जो है बढ़ावा देना और भी ज़्यादा प्रबल करना ही क्या होता है, रोमानीवाद होता है। तो ये एग्जाम्पल दिया है पोलैंड का। तो उस समय जो पोलैंड था, पोलैंड को जो है बेसिकली जो है रूस के कब्जे में था पोलैंड, ठीक है। तो उसको गुलाम बना दिया गया था, परंतु यहाँ की जो भाषा और संगीत था, भाषा और संगीत ने, पोलैंड की भाषा और संगीत ने जो है उसकी राष्ट्रीय भावना को क्या रखा, जीवित रखा। गुलामी के पश्चात भी जबरन रूसी भाषा उन पर थोपी गई थी पोलैंड लोगों पर। उन्होंने विद्रोह भी किया। बाद में जो है जब लोगों को पता चला कि उनकी जो भाषा है कहीं ना कहीं उन्हें एकजुटता प्रदान कर रही है, तो उदारवादियों ने जो है पोलिश भाषा को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो पोलिश भाषा का जो यूज़ था वो बिशप आर्कबिशप ने किया। और जब उन्होंने जो है पोलिश भाषा का प्रयोग जो है अपने आंदोलन में किया, इन पादरियों ने, बिशप आर्कबिशप ने, तो इसका उन्हें जो है इसका भी परिणाम भुगतना पड़ता है। उन्हें जो है साइबेरिया की जेल में भेज दिया जाता है। और इसी के साथ जो पोलिश भाषा का जो है रूसी प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष का जो है प्रतीक बनी शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो उनकी भाषा होती है, गुलाम होने के बावजूद भी जो है वो अपनी राष्ट्रवादिता को जो है कायम रखते हैं। 1848 में उदारवादियों की क्रांति। तो 1848 में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, किसान मजदूरों का जो है विद्रोह करना, राजा द्वारा शासन को छोड़ना, ये सभी जो है 1848 के दौरान जो ये घटनाएं घटती हैं। जो सभी पुरुषों को यहाँ साथ ही जो है एक गणतंत्र घोषणा भी की गई, जो सभी पुरुषों को जो है सार्वजनिक मताधिकार पर आधारित थी। तो जो है एक घोषणा की गई, एक गणतंत्र की जो है गणतंत्र घोषणा की जाती है कि सभी पुरुषों को जो है सार्वजनिक मताधिकार जो है दिए जाएंगे, ठीक है। जर्मनी, इटली, पोलैंड में जो है राज्य अस्तित्व में नहीं थे, ठीक है। ये सब जो है राज्य थे, अभी राष्ट्र नहीं बने थे। जर्मनी, इटली और पोलैंड ये राज्य थे, अभी राष्ट्र नहीं बने थे, इनका एकीकरण नहीं हुआ था। यहाँ संविधान की मांग को जो है अब किससे जोड़ दिया गया था, राष्ट्रीय एकीकरण से जोड़ दिया गया। ये संविधान बनाने, संगठन बनाने की आज़ादी और प्रेस की स्वतंत्रता जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। ये सब जो है इनकी डिमांड्स थी। इसी के साथ जो है जर्मन में जो है एक फ्रैंकफर्ट संसद का जो है आयोजन होता है। फ्रैंकफर्ट संसद, एक क्वेश्चन भी आता है, हमारा टेक्सचुअल का भी क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट संसद क्या थी, ठीक है। तो फ्रैंकफर्ट संसद, तो सबसे पहले जर्मन का एक इलाका होता है फ्रैंकफर्ट शहर में, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में जो है एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली यानी जो राष्ट्रीय सभा थी जर्मनी की, वो आयोजित की जाती है। इसके पक्ष में जो राजनीतिक संगठन ने जो है मतदान का फैसला किया। तो कहने का मतलब ये है कि ये सबसे पहले तो ये नेशनल असेंबली बनती है। इसी के साथ इसका संगठन करने के लिए जो क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं। इसका गठन करने के लिए इलेक्शन होते हैं। तो राजनीतिक पार्टीज जो होती हैं और लोग द्वारा जो इसमें इलेक्शंस किया जाता है। तो 18 मई 1848 को जो है ये इलेक्शन होते हैं। 831 यानी 831 प्रतिनिधियों ने जो है, निर्वाचित प्रतिनिधियों ने जो है फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। इसी के साथ जो है जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता जो है ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। यानी राजा तो होगा, इतना तो तय था, पर उसे किसके कंट्रोल में रहना था, संसद के कंट्रोल में। जैसा संसद कहेगी उसे वैसा ही करना पड़ता। निर्वाचित प्रतिनिधियों ने जो है प्रसा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को जो है ताज पहनाने की पेशकश की, परंतु जो विलियम चतुर्थ होता है वो क्या कर देता है, उस पेशकश को ठुकरा देता है और वो उन राजाओं का साथ देता है जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। तो क्या होता है, सेना और कुलीन ये दोनों मिलकर के जो है सेना और कुलीन दोनों मिलकर क्या कर देते हैं, विरोध कर देते हैं। इनमें जो है विरोध बढ़ जाता है और इसका परिणाम किसको भुगतना पड़ता है, संसद को भुगतना पड़ता है। संसद जो है कमजोर पड़ जाती है। अंत में सैनिकों को बुलाकर असेंबली को क्या कर दिया जाता है, भंग कर दिया जाता है। अब इन सब के बीच जो है महिलाओं के क्या रोल रहता है,
तो महिलाओं को जो है राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा कैसा हो गया था, डिबेटेड हो गया था, विवादास्पद बन गया था। उदारवादी आंदोलन के अंदर जो है महिलाओं ने अलग राजनीतिक संगठन बनाए, अखबार भी निकाले थे अपने, फिर भी जो है इन्हें असेंबली में मताधिकार से वंचित रखा गया, इन्हें वोटिंग राइट्स तक नहीं दिया गया। फ्रैंकफर्ट संसद की सभा में सभी प्रेक्षकों की हैसियत से उन्हें खड़े होने दिया गया, बस एक ऑडियंस के रूप में इन्हें जो खड़ा होने दिया गया। इन्होंने जो है आंदोलन में अपनी इतनी अहम भूमिका निभाई, सक्रिय भूमिका निभाई, उसके बावजूद भी इन्हें सिर्फ एक ऑडियंस की तरह ट्रीट किया गया। ठीक है, 1848 तक रूढ़िवादी शक्तियां उदारवादी आंदोलन को दबाने में सफल रहीं। रूढ़िवादी राजा समझने लगे थे कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियायतें देकर, यानी कि छूट देकर ही जो है क्रांति को समाप्त कर सकते हैं। बाद में जो ये समझने लगते हैं कि जो है अगर हमें आंदोलन को दबाना है तो उसके लिए उदारवादी और राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों की बातों को भी थोड़ा बहुत मानना पड़ेगा। इस तरह से जो है महिलाओं का जो रोल होता है उसको एक तरीके से उपेक्षित कर दिया जाता है, नगण्य के समान कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स अभी के लिए इतना ही। इसका जो आधा पार्ट्स जो बचा है उसको आप सेकंड वीडियो में देखिएगा। तब तक के लिए प्लीज़ जो है लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।